सोचता हूँ कि कुछ किससे कहूँ, फिर सोचता हूँ कि किससे कहूँ। JNK, दिल्ली, हरियाणा, MP, अलग अलग स्टेट्स में काम करने का अनुभव है। और वहाँ से जो मैं टेरिटरी देखता था वो गोरखपुर और आप कह सकते हैं कि फैज़ाबाद, सीतापुर, तो ये सारी पैट को अगर इंक्लूड करें तो इंटेंसिव ट्रैवल और अलग अलग ज्योग्राफी में काम करना, इसने आपकी लीडरशिप स्किल्स को कैसे उभार के सबके सामने लेके आया? जो किसी भी चीज़ पर जैसे एनालिटिकल सोचने की ये मेरी तरीके है, वो मेरी टकरा वहाँ से हुई। पूरे करियर में एक ऐसा आदमी आपकी टीम का जिस पे आज कल कभी आने वाले समय में कभी भी ब्लाइंड फेट कर सकते हो? विक्रमजीत सिंह, रीजनल मैनेजर एक्साइड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल कपूर और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट कॉर्पोरेट खिचड़ी। जैसे कि खिचड़ी को ज़्यादातर बीमारों का खाना माना जाता है, लेकिन हमारी ये कॉर्पोरेट खिचड़ी कुछ अलग जायके और अलग मसालों के साथ होगी। तो किसी भी तरीके से ये आपके लिए बीमारों का खाना नहीं बल्कि मनोरंजन का साधन बनेगी। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि एक पारंपरिक खिचड़ी दाल, चावल, सब्जियां, पानी, अलग अलग चीज़ों के मिश्रण से बनती है, हमारी ये खिचड़ी की रेसिपी कुछ अलग रहेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप पेन और पेंसिल उठा लें और नोट करें हमारे इस कॉर्पोरेट खिचड़ी के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है बहुत सारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस, बहुत सारी उपलब्धियां, हमारी अचीवमेंट्स, 1 बिग टीस्पून ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, a 1 full bowl of complaints that might be from your bosses or from your colleagues, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम 10-15 बाउल भर के आपको चाहिए पीठ पीछे का वो गॉसिप। और उसके अलावा बिना शक मेरी एंकरिंग का मजेदार तड़का। ये सब इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर हम बनाएंगे कॉर्पोरेट खिचड़ी का आज का ये एपिसोड हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। सोचता हूं कि कुछ किससे कहूं, फिर सोचता हूं कि किससे कहूं। इसी क्वेश्चन मार्क के साथ हमने शुरू करी ये पॉडकास्ट, जिसमें हम लोगों के साथ ऐसे ही किस्से, कहानियां, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जिसका नाम होगा कॉर्पोरेट खिचड़ी। तो विवेक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपके व्यक्तिगत जिंदगी के साथ आधारित। आपने अपनी जिंदगी का सफर 2006 में, इफ आई एम करेक्ट, 2006 में JK टायर के साथ शुरू किया एज ए सर्विस इंजीनियर। उसके बाद आपने अलग अलग एरियाज में, अलग अलग ज्योग्राफी में काम किया। आपके पास चाहे वो यूपी हो, पंजाब, हिमाचल, JNK, दिल्ली, हरियाणा, MP, अलग अलग स्टेट्स में काम करने का अनुभव है। इस तरीके का सफ़र, इतना वर्सेटाइल सफ़र, आपकी लीडरशिप स्टाइल को कैसे आधार दिया? देखिए, जैसा कपूर साहब आपने अभी मेंशन किया कि 2006, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने अपना कैरियर जो शुरू किया वो 2005 से किया था। तो आई स्टार्टेड माई कैरियर विद CA, और जो मैंने किया था ये जोधपुर राजस्थान से किया था। तो 2005 में से लेके 6 तक मैं CA में रहा। कोई तो बहुत बड़ा लंबा टेन्योर नहीं था, लेकिन मैं आपको बस ये आइडिया देना चाहता हूँ कि उस समय मैं जोधपुर में बेस था और जोधपुर से बीकानेर और हिरनगर, ये 3 टेरिटरीज को देखता था। तो राजस्थान का मुझे एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह का वहाँ लूट चलता है, किस तरह के ट्रक चलते हैं। और जिस टाइम मैंने कैरियर स्टार्ट किया था उस समय अगर मैं बात करूँ तो मेजर जो मार्केट था वो सारा TBB या कह सकते ट्रक डाइस का ही था। उसमें केवल रेडियंस की बात करूँ तो JK एक ऐसी कंपनी थी जो जिनके रेडियल टायर्स मुझे देखने को वहाँ मिलते थे, और स्पेशली वो जो मिलते भी थे वो बसेज एग्रीबिशन। उस समय ट्रक्स में उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जब एक CA मैंने छोड़ी, उसके बाद मैंने 6 में JK ज्वाइन की लखनऊ है। तो 2006 से लेकर 2014 तक मैं लखनऊ में रहा, और लखनऊ में जब JK डैश को मैंने ज्वाइन किया तो मैंने ज्वाइन किया एज ए सीनियर सर्विस इंजीनियर। तो मैं बेस था लखनऊ में, और वहाँ से जो मैं टेरिटरी देखता था वो गोरखपुर और आप कह सकते हैं कि फैज़ाबाद, सीतापुर, तो ये सारी पैट को अगर इंक्लूड करें तो ओवरऑल 400 किलोमीटर की टेरिटरी थी जो भी मैं देखता। और उसमें 2 ऑफिस, एक तो लखनऊ था ही था, साथ में गोरखपुर वाला ऑफिस था जो CNF था हमारा। तो बहुत ट्रैवलिंग रहती होगी आपको? ये सडनली का अप्रॉक्सीमेटली आप ईमान कीजिए कि मेरी कम से कम ट्रैवलिंग रहती थी 20 दिन की।
उस समय भी। और आज के समय में आज भी आप देखेंगे तो बड़ी क्लास वो 22 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। तो ये इतना इंटेंसिव ट्रैवल और अलग अलग ज्योग्राफी में काम करना, इसने आपकी लीडरशिप स्किल्स को कैसे उभार के सबके सामने लेके आया? मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं फिर से वही पहुँचता हूँ कि जब मैं लखनऊ में रहा तो वहाँ से मैंने डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें देखी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान में, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में मैंने जो देखा कि 22 का मार्केट था, रेडियो धीरे धीरे उठ, मतलब मार्केट अलग है, लोगों की एप्लीकेशन क्या लोगों के व्यवहार भी अलग हैं? डिफरेंट। राजस्थान का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये देखा कि वहाँ आपको किसी भी इस तरह की गाइडेंस कभी भी नहीं मिलेगी कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर टायर के लिए वो शूट ना बना दें कि नहीं कि ये टायर आपको करना ही करना है इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, जो कि आपको यूपी के अंदर देखता हूँ। यूपी में मैं आपको बताऊँ कि मेजर अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो उस समय जो मार्केट था वो ओवरलोडिंग का वहाँ ज़्यादा था। सोच के बोलिएगा, आप खुद यूपी से हैं। और बात है वो तो अलग बात है कि हर टायर का एक एक्सपीरियंस होता है। तो लखनऊ में जब मैं था तो वहाँ पे ज़्यादातर ओवरलोडिंग का मार्केट था, और मेजर जो ट्रेन था वो आप था स्पेशली आप बोले कि बीटी का, नॉरिंग का या बारू का। और मेजर जो मार्केट होती थी, जो लखनऊ में अगर गाड़ियाँ आती थी तो वो हमीरपुर से, बादा से और झांसी से। उस समय जो ट्रेन था वो 6 व्हीलर और 10 व्हीलर का ज़्यादा था। और वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप मानेंगे नहीं कि 22 में भी 18 PR टायर्स का ज़्यादा मार्केट था, क्योंकि वहाँ पे सुपर हैवी लोड चला रहा था। तो उस टेरिटरी में काम करने में मुझे सबसे पहले जो एक्सपीरियंस मिला वो मुझे मिला कि कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस में व्हीकल्स किस लोड से किस कैटेगरी में चलते हैं और किस तरह के फेलियर्स हैं और किस तरह का एप्लीकेशन है। उस दौरान रूटीन में वहाँ के मैंने कई OEMs की ट्रेनिंग्स भी दी और फार्म्स की भी कंपनीज काफ़ी देखी। तो मुझे फार्म्स का, OEMs का और जो मैंने अभी आपको बताया कि बाय सेगमेंट का भी मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला। और जैसा कि आपने क्वेश्चन अभी पूछा था कि बिहेवियर में कस्टमर ये चेंज है, तो बिल्कुल चेंज है। और राजस्थानी कल्चर में जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोई भी कस्टमर अपने पर्टिकुलर टायर के लिए आपसे एक बार डिस्कस कर सकता है, लेकिन उसके लिए रिजेक्ट नहीं होगा कि नहीं जी आपको किसी भी कंडीशन में करना है, जो कि आपको लखनऊ में उस बेल्ट में मुझे कई बार मिला। तो वहाँ से निकलने के बाद जो 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस था, उस रूटीन में काम तो बराबर करता रहा, लेकिन एक बार भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि इसके आगे है क्या, मैं आगे कैसे जाऊँगा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आपकी ग्रोथ में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता वो रहता आपके बॉस का। अगर बॉस आपको पर्टिकुलर गाइड करता चला गया तो आप उस पैरामीटर्स पे काम करते जाएंगे। अदरवाइज रूटीन में आप जो कहते हैं कि रूटीन में जो काम मिलेगा वो आप करते रहेंगे और उसी हिसाब से जॉब चलता रहे। तो जो 8 सालों में 7 साल मेरे ऐसे ही बीते, लेकिन 8वें साल में मेरा एक कुलीग था जो मेरा बॉस बन के आया, और आई से इज नेम इज़ नीरज त्रिपाठी, जो कि करेंटली इस समय कोलकाता पे रीजनल मैनेजर हैं। जब वो प्राउड होके आए तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तिवारी जी, समवेयर आई फील कि आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ उन पे काम करने के लिए तैयार हैं तो मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ। तो जैसा जैसा उन्होंने गाइड किया उसके अकॉर्डिंगली मैं करता चला गया, और जब भी कोई रिपोर्ट में सेलेक्ट करता था उस पर उन्होंने 2-4 लाइनें लिख के उसको ऊपर उन्हें बढ़ाते थे बराबर। ऐसा करते करते कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि जहाँ से मुझे रीजनल मैनेजर की इंटरव्यू भी कॉल आई। और जब वो रीजनल मैनेजर की इंटरव्यू भी कॉल आई तो आप जानते हैं कि सिलेक्शन होना खाली ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें आपकी मेहनत कितनी है। आपका सिलेक्शन होने में सबसे पहले तो आपके मदर फादर का रोल, उनकी ब्लेसिंग्स, आपकी पुलिस जो आप जिनके साथ काम करते हैं उनका रोल, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस टेरिटरी से बंदा जा रहा है तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ ही होगी। और उसके बाद उस दिन का डे जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठते हैं या आप कैसा परफॉर्म करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए, तब कहीं जाके आप सिलेक्शन में होगा। तो 14 में सिलेक्शन के बाद जो मैं एज ए रीजनल मैनेजर ज्वाइन किया तो मैंने पंजाब ज्वाइन किया। तो पंजाब में ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा अलग टेरिटरी, फिर से एक अलग तरह के लोग मिले आपको क्या? बिल्कुल। जब मैं पंजाब पहुंचा तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी में ऐसी जगह पहुंच रहा हूँ जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था या जहाँ जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसका रीज़न ये था कि वही जो स्कूलिंग हुई है 1st से लेकर 12th वो खालसा स्कूल में हुई है, तो वो ऑनरी शिप कमेटी बेस्ड स्कूल था।
तो भी और यूपी में भी मैंने मैक्सिमम जो काम किया है, जैसे पलिया हो गया, फैज़ाबाद हो गया, तो पंजाबी ऑडियंस भी ज़्यादा भी ऑडियंस के साथ मिल दे रहे। तो पंजाब में जब मैंने काम शुरू किया तो पंजाब में मेरे को डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मिला। एक तो प्लेन का मेरा, साथ ही साथ ऑलवेज एलिट एयरलाइंस का मेरा। तो अभी तक ये था कि एलिट एयरलाइंस के मेरे पास एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो था। तो मुझे हिरी टेरेन से आपका मतलब है हिमाचल JNK की बात कही? हिमाचल एंड जे की बात कर रहा हूँ मैं। और होता क्या है कि अगर मैं किसी भी टायर की माइलेज की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो अगर वो प्लेन में उसकी कुछ अलग माइलेज है, तो अगर आप हिली टेरेंस की बात करेंगे वो माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि 50,000 किलोमीटर चलने वाला टायर ये करेंगे 10,000 किलोमीटर में भी। उतर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, यूसेज के अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस बदलेगा दूसरा। लेकिन फिर मेरा वही सवाल, जब आप पंजाब पहुंचे, अब आप पंजाब से हिमाचल पहुंचे, फिर आप JNK पहुंचे, यहाँ की ऑडियंस, यहाँ के लोग, वो आपको कितने अलग मिले? देखिए, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम कस्टमर पंजाबी लैंग्वेज की बात करते थे। तो समटाइम्स क्या होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ठीक थी, मुझे समझ में आ जाता था कि वो बोलते क्या, लेकिन अगर उनका रिप्लाई देना हो तो वो मैं हिंदी में ही देता। और आई थिंक पंजाब में इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे पंजाब पे ये रहा अरसा रहने का कि मुझे पंजाबी लैंग्वेज भी मैं पूरी तरह समझ गया। मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन 90% मैं समझ आता। इवन आज की डेट में अगर मैं इंडिपेंडेंट अकेले भी बैठूँ तो मैं पूरी वो भी होने देख सकता। तो एक एडिशनल लैंग्वेज, इसका मतलब हमने पंजाबी मूवीज भी देखना शुरू करी वहाँ जाके, ये भी एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा आपके? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और आपको बता दूं मैं कि भी आपको पता लगा जसविंदर बिखला जी की अभी अभी डेथ हुई है, तो वो भी एक अपने आप में ना बड़ा एक दुख वाली बात है, क्योंकि वो एक ऐसे कैरेक्टर थे कि अगर वो किसी भी मूवी के अंदर अगर अकेले हैं तो वो पूरी मूवी को खींच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ से मुझे एक एडिशनल लैंग्वेज जो मेरे को मिली हिंदी और इंग्लिश के अलावा पंजाबी, तो वो पंजाब से ही है। ऑडियंस का जो आपने क्वेश्चन पूछा था, जैसे हिमाचल में हिमाचली लैंग्वेज भी चलती है, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर हिंदी करने आए। और कश्मीरी की बात करें कश्मीर में, तो कश्मीर में जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ और अगर कोई कश्मीरी बैठा है और आप भी कश्मीरी है, तो वो आपसे तो कश्मीरी में बात करेगा लेकिन मेरे साथ हिंदी में बात करेगा। तो मैं ये नहीं समझ सकता कि आपस में क्या कन्वर्सेशन हुआ। लेकिन जैसा कश्मीर के बारे में बोला जाता है कि कश्मीर में जाना वहाँ दिक्कत है, ये इशूज़ हैं, तो अभी जो इंसिडेंट कुछ दिन पहले हुआ, ये मेरे तो 8 साल के कैरियर में मैंने इससे पहले भी कभी नहीं देखा और उन 8 साल में कभी नहीं हुआ। तो अभी आप कह सकते हैं कि समवेयर मैं ये सोचता हूँ कि कश्मीर में ऐसा हुआ, क्योंकि उन 8 सालों में मैं कई बार कश्मीर में, या जैसे कई डिस्ट्रिक्ट थे, अनंतनाग है, कश्मीर है, बारामूला है, सोपोर है, यहाँ सारी जगह हमारी डीएस है। और मैं रातों में भी आया हूँ और कभी भी इस तरह का कभी कोई कंसर्न मुझे लगा ही। इवन कर्फ्यू में भी मैं 6 दिन कश्मीर में रहा, लेकिन कभी किसी कश्मीरी ने मुझे टच नहीं किया। और उस कन्वन हेल्प किया उस कश्मीर के दौरान हमारा वहाँ पे एक सेंस ऑफिसर है मिस्टर शाहिद, जब मैं 6 दिन फंसा उस समय, अब तो हमारे कोलीग नहीं है मिस्टर राजीव चड्डा, उनके साथ, तो उस दौरान मैंने उसको शाहिद को बुला के मैंने कहा जब 6 दिन तो फंसे ही है, इससे बेटर है कि अभी बोलने चलते। और उसको बुला के फिर हम लोग आगे वो देखो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम बट गुलबर्ग। तो इन 6 दिनों में मुझे इसी तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं लगी कि कश्मीर में कोई इशू है। तो वहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ अब अगर अपने एक्सपीरियंस की, तो वहाँ से मेरी लर्निंग ये रही कि वो बेसिकली जो मार्केट है वो PCR का मार्केट है और उसमें भी ज़्यादातर 2 साइजेज है, जैसे 205 65 जो तवेरा इनोवा वगैरह में रखते हैं ये, या फिर छोटी गाँव में साइजेज है C12 80 पे और 55 80 पे। तो ये साइजेस ज़्यादा लगती है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ चाहता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हीट एरेंज में माइलेज जो रहती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो अगर कोई कस्टमर आपकी डेट में उससे बात करता है कि कश्मीर में टायर कितने चलते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता। सेम हिमाचल की मैं बात करूँ तो हिमाचल वाले ट्रेन में क्या रहता है कि रेटेड ही कोच आता है। तो क्योंकि अगर हम जेई की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रेटेड या मैक्सिमम 2 बातें, लेकिन खिरीटी हिमाचल की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे केसिंग कम भी, केसिंग में स्ट्रेंथ तो रहती है बट उसकी माइलेज प्रॉपर ना निकल पाने के कारण वो 4 to 5 टाइम्स उसको रिटेक करते हैं बॉस। और लास्ट पॉइंट, पंजाब में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, पंजाब में माइनिंग्स का एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा मिला। और जिस समय पंजाब में गया उस समय TVR का केव बहुत चाह रहा था, तो मैक्सिमम गाड़ी अगर आप देखें तो TVR पे चलती थी। तो माइनिंग्स एरिया में भी किस तरह के टायर्स लगते हैं, किस तरह के फेलियर्स आते हैं, क्या एप्लीकेशंस रहते हैं,
तो वो तीनों चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस मिला। और जैसा कि आप जानते हैं पंजाब का खाना तो लाजवाब है, आपको हर जगह अपने तरह का खाना मिल सकता है। और जो पंजाब की टीम के साथ काम करके मुझे लगता है एक्सपीरियंस रहा, वो मुझे लगता है कि अभी तक का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि वहाँ पे मैंने कभी भी किसी टीम मेंबर्स को ऐसे नहीं देखा कि अगर आपने कुछ ऐसा शेयर किया जो कि आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने गए और अगर आपने अपनी पिक्चर शेयर की, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दूसरा मेंबर ये बोल रही कि नहीं यार सर तो किसी और काम से चले गए, रहने दो वो काम पर। तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और हमेशा गेट टुगेदर एक दूसरे के सपोर्टिव रहे। तो बेस्ट टीम अगर मुझे अभी तक मिली तो वो पंजाब की। देन फाइनली उसके बाद कोविड वाले सीज़न के बाद में ट्रांसफ़र होके सितंबर 2021 में अपना दिल्ली और हरियाणा कैटेगरी में आया। तो फरीदाबाद मेरी बेस लोकेशन थी, जो रीजनल ऑफिस, वहाँ से मैं एंटायर हरियाणा और दिल्ली देखा जाता था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। यहाँ पे क्या मुझे कार कैरियर का एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि उस तरफ कार कैरियर्स ज़्यादा थे नहीं। तो कार कैरियर्स में किस तरह के टायर्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है, किस सेक्शन पर फेलियर अक्सर रहता है, किस तरह के टायर्स ज़्यादा रखते हैं। और यहाँ पे एक जो वर्ड है मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो भी मुझे पता लगा। पहले थोड़ा आइडिया था लेकिन यार दी तो यहाँ पे जो फ्लीट के साइजेस हैं वो बहुत बड़े बड़े फ्लीट है। तो मुझे लगता है कि अभी तक के ओवरऑल मेरे जो, जैसा आपने मेंशन किया 60 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, जो सबसे ज़्यादा अगर बड़ी फ्लीट्स दो होनी मेरी वो याद दुकान। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि शायद यही आपकी सफलता की मंत्र है कि आपने जहाँ गए आप उसी पानी में रच गए। आपकी अडेप्टेबिलिटी आपका सबसे बड़ा मेन प्लस पॉइंट रहा। आपको हर तरीके की ऑडियंस, हर तरीके के लोगों के साथ मिलने और हर तरीके की टीम के साथ काम करने में आपका एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा। क्या यही आपकी सफलता का मंत्र रहा? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यही है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बता दूं, मेरा एक थोड़ा सा ना वर्किंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। वो ये ऐसे है कि मैं अपनी टीम के साथ, जैसे मैं टेक्निकल सर्विस बैकग्राउंड से, तो अपनी टेक्निकल सर्विस टीम के अलावा भी मैं सेल्स टीम के साथ ज़्यादातर मिलेगा। उसका रीज़न ये रहता है कि जब आप अदर डिपार्टमेंट के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप उनके टीम के जो वास्ते जानने को मिलने है ना, उनकी भी परेशानी को आप समझते हैं। और उसके बाद जब पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन अगर आपको बेटर करना है तो आपको ये करना ज़रूरी है। तो ये जो एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे मिला, तो कहीं ना कहीं ये सारा एक्सपीरियंस होने के बाद आज की डेट में अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इन सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करके फिर कोशिश करता हूँ कि उसका रिस्पोजिशन क्या दिया जा सकता है। उस समाव जो आप कह सकते हैं ये सारे एक्सपीरियंस को अडेप्टेबिलिटी। तो इसीलिए जी। लेकिन ऑन अ लाइट अप नोट आपने ये भी कहा कि जब पंजाब में लोग पंजाबी में बात करने के साथ साथ आपको हिंदी भी बता देते हैं, शायद आप कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे थे कि शांतु कभी कभी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। J&K में आपके साथ हिंदी बोली जाती थी, हिमाचल में आपके साथ हिंदी बोली जाती थी, कहीं कहीं आपने खुद को भी उसमें रच लिया, आपने पंजाबी मूवीज भी देखी। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे पंजाबी गाने सुनते भी हैं, म्यूज़िक का बहुत शौक है। पहले सुनते थे, अब शायद आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अब आपको वो गाने समझ भी आने लग गए। बिल्कुल। देखिए पंजाब की अपने आप में एक अलग ही तरफ ही है, ये आपको बताऊँ। क्योंकि पंजाब में अगर आप जाएंगे तो आपका रहने का स्टाइल, आपका लिविंग स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें बदल जाती है। एक ही चीज़ जो पंजाब है मुझे जाके थोड़ा सा पता लगी, जो हो सकता नहीं जो पंजाब में नहीं रहते हैं, कि हमारे, अगर मैं यूपी की स्पेशली बात करूँ तो यूपी ने आज की डेट में करियर दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, आइदर इंजीनियरिंग की तरफ या मेडिकल की तरफ, या तीसरा जो आता है वो आता है सिविल सर्विसेज की तरफ। अगर राजस्थान की भी बात करें तो उधर भी मेजर फोकस जो है या तो मेडिकल की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है, जैसा कोटा आप जानते ही, और तीसरा फोकस उनका भी सिविल सर्विसेज की तरफ। लेकिन पंजाब एक को पसंद है। पंजाब में क्या है, आपको सिविल सर्विसेज के सिर्फ एक ही फोकस है आपको। हाँ, आईलेक्स वहाँ फोकस योगा का ये है कि भी बाहर जाना है और बाहर जाके अपनी लाइफ को जितना भी याद लिविंग स्टैंडर्ड तो उनको रहा है। तो वो एक चीज़ जो मुझे लगी को पंजाब में डिफरेंट रही। बहुत अच्छा अलग एक्सपीरियंस आपका। आपकी प्रोफाइल में एक चीज़ बड़े बोल्ड अक्षर में लिखी थी कि आपको बड़ी फ्लीट्स को कन्वर्ट करने में महारत हासिल। अब इसके पीछे का राज बताइए, ऐसा कौन सा राज है? क्या है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स,
या फिर आपका वो आपका खुद का व्यक्तित्व जिससे कि आप बड़ी आसानी से उन बड़ी बड़ी फील्ड्स को कन्वर्ट कर पाते हैं? वो सीक्रेट रेसिपी हमें बताएं। देखिए हमें आपने एक लाइन दी कि वर्ड हो गया, वो तो ये होता है कि जहाँ आपने किसी भी चीज़ को छुआ वो काल हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी मैं किसी बड़ी फील्ड से मिलता हूँ तो उसके पीछे दो चीज़ें मैं पहले प्रेफर करके चलता हूँ। आइदर अगर मुझे उस फील्ड का आइडिया है तो मैं उसका एक प्रोफाइल बना लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स उस पर कितने, किस तरह का एप्लीकेशन है, कौन से टायर्स लगा रहे हैं, नंबर ऑफ टिक क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये क्या है, और किस किस सेगमेंट के लिए, मतलब कौन कौन से पैटर्न्स वो लगा रहे हैं और हमें कौन सा पैटर्न जो है उनको सजेस्ट करना है। दूसरा यह रहता है कि जब मुझे किसी प्लेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं उसके पास विजिट कर रहा हूँ, तो जब उसके प्रेमाइस में एंटर करता हूँ तो एक लुक में मैं ये देख लेता हूँ कि किस तरह की गाड़ियाँ में खड़ी हैं। नहीं डाल रहे थे लेकिन ही वॉज लुकिंग फॉर इकोनॉमिक टायर। तो बेटर है कि एक बेसिक आइडिया अगर आपको होगा, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, क्या सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बास्केट में से एक प्रोडक्ट में ऑफर करते हैं। बहुत ही अच्छा सजेशन। और आई थिंक ये सब जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो हमेशा से ही कारगर साबित होता है। आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपके ऊपर, आपके बारे में एक स्लोगन बहुत फेमस है, एक तिवारी सब पे भारी। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फेमस स्लोगन आपके पास कहाँ से आया? इसको इतना फेमस करने में पीछे कौन था? देखिए इस तरह के स्लोगन्स कपूर साहब क्या ना कि कई लोगों के बारे में एग्जाम्पल आपके बारे में हो सकता है। नहीं, अभी इंटरव्यू आपकी है, मेरी नहीं है। आप बताइए कि एक तिवारी सब पे भारी कैसे? मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्लोगन है और ये जनरली होता कैसे है कि मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल जस्ट एक्सप्लेन रखूँ जी। 10-12 लोग मान लीजिए हमारे कलीग्स बैठे हुए, माहौल ऐसा है कि वीडियो के बाद पार्टी जमा हो। अब उसमें क्या हो कि किसी ने बोला यार चलो कुछ डिस्कस कर। अब एग्जाम्पल किसी ने शेर, किसी ने शायरी, पूरी सारी कास्टली गाने शुरू, हर आदमी किसी ने गाने सुनाने शुरू किया। अब उस दौरान मान लीजिए कि मैं भी ना बैठा तो आपने हीड किया और मैंने कोई ऐसी बात बोली कि बाकी लोगों को लगा ये लोगों से डिफरेंट है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आ जाते हैं कि एक तिवारी सब पे भाई। तो ये या तो माना लिफा कैसा हो तिवारी सीरियस। ये दूसरी लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी जो आपके बारे में मैक्सिमम लोगों ने बोली। पहली थी कि एक तिवारी सब पे भारी, या फिर अब की बारी विवेक तिवारी। हाँ, या फिर क्या रहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ आपको स्पीच नहीं हो, वहाँ सारे लोग दे रहे हों और कस्टमर उस चीज़ को ध्यान न रहे, और जब आपको पता लगा माइक मिला और आपने स्टेज पे जाके उनको अच्छी तरह कन्विंस किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो हो सकता है कि पीछे से कोई इस तरह की जो लोग होते हैं उस तरह का श्रोता आपको दे दे। ये बहुत सी बातें हर किसी के लिए होता है, मेरे वाले केस पर। बहुत सही। अच्छा, अगला सवाल, अगेन थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। आपकी जो आपने मैनेजमेंट में स्टडीज़ किया, लेकिन उससे पहले आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट एकदम से आपकी प्रोफाइल में, ये आपको कैसे नीड फील हुई कि आने वाले समय में आपको इंजीनियरिंग की टेक्निकल नो हाउ के साथ साथ मैनेजमेंट की लर्निंग स्किल्स पे भी काम करने की जरूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबके दिमाग में रहता है, क्योंकि आज के समय में मैनेजमेंट स्टडीज़ काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपल्सन हो चुकी। देखिए इंजीनियरिंग करने के टाइम जब सबसे पहले इंजीनियरिंग मैंने एडमिशन लिया तो उसमें मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं सोच रहा था कि जैसे कॉलेज में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है शायद इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही होता, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा कि ये अलग तरह का प्रोफाइल है और इसमें क्या है कि आपको जो है ना मतलब जिस पर्टिकुलर लाइन में स्कीम में आपको जा रहे हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में मैथ्स वगैरह का रोल रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, कैलकुलेशन के लिए रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपको जो भी रहेगी वो मैनेजमेंट प्लेन में आएगी। तो इंजीनियरिंग से जो मेरा एक्सपीरियंस था इंजीनियरिंग करने के बाद जो क्वेश्चन है वो मुझे ये मिला कि एक तो मेरी आप कह सकते भी टेक्निकल फाउंडेशन होगा, दूसरी बात ये है कि जो किसी भी चीज़ पर जैसे एनालिटिकल सोचने की ये मेरी तरीके है वो मेरी टपरा वहाँ से कोई कि किसी के बारे में मैं क्या एक कोई बहुत तरह एग्जाम्पल है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या कहाँ तक मैं रूफ और इस पर्सपेक्टिव मिला, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव मिला। हाँ, तो उस वे में अब मैं इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से नहीं किसी भी चीज़ के बारे में
एनालिटिकल वे में भी सोचता हूँ और बाद में ये सोचता हूँ कि इसका फाइनली सॉल्यूशन कैसे होगा। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि एमबीए की आपको कैसे आपने सोचा एमबीए के बारे में, तो उस समय क्या था कि लो बाई का ट्रेंड चल रहा। एक तो लोग क्या एमटेक की तरफ जा रहे और एक कुछ लोग जा रहे थे मैथ। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मैंने इंडिया भोपाल से की, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो इंक्लिनेशन था वो था मैनेजमेंट की तरफ। और उसमें भी जैसा आप जानते हैं मैनेजमेंट में हर आदमी कैट से शुरुआत करता है और फिर बाकी जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा। तो मैंने भी कुछ जगह एंट्रेंस दिए, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगा कि रादर देन किसी प्राइवेट कॉलेज में लेने से अच्छा है कि या तो किसी रेपुटेड में हो तब आप उसके अंदर फीस डिपॉजिट कीजिए, अदरवाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पाना चाहिए। तो मैंने भी उसी मैनेजमेंट के लिए फिर मेरा जैसे एनआईटी जयपुर में हुआ, वो उस समय ये बेसिकली क्या है कि टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए फेमस इंस्टीट्यूट है। लेकिन क्या अब ये बैकग्राउंड मैच का बैकग्राउंड, और उस समय क्राइटेरिया भी ये था कि ओनली फॉर इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स है वो ये बैंक है सर। फिर तो मैनेजमेंट में जब मैं गया तो वहाँ पे एक तो मेरे को जो चीज़ें डिफरेंट मिली वो ये मेरी प्रेजेंटेशंस कैसी ये थे, क्योंकि मीनिंग्स में ऐसा उतना नहीं था जी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या रहता था कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी वहाँ काफ़ी खाक हुआ। और फील्ड में जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे कि भाई किसी कंपनीज में अगर मान लीजिए कोई असाइनमेंट मिला है तो किस तरह से फील्ड में काम आपको करना है, लोगों के साथ कैसे मैनेज करना है, कंज्यूमर बिहेवियर की जैसे बुक्स वगैरह की होती थी, जैसे कि फिलिप कॉडलेस आपको बताया कंज्यूमर बिहेवियर की भी अलग बुक होती थी। तो वो सारी चीज़ें तो लर्न हुई कि बिजनेस एक्यूमेल वाली जो बात आई वो मैनेजमेंट से है। तो आज की डेट में मैं अगर दोनों डिग्रियों को कंबाइन करूं तो अगर कोई मेरे पास प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं टेक्निकल वे में एनालिटिकल वे में भी सोचता हूं और साथ ही ये भी सोचता हूं कि जो मैं इसका डिसीजन करने जा रहा हूं इससे मुझे बेनिफिट हमारी हो क्या। तो जो वैल्यू एडिशन है वो मैनेजमेंट से, बिजनेस सेंस जो आया वो मैं। तो दोस्तों तिवारी जी का ये कहना है कि इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की लाइफ में जैसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अडेप्ट की, यानी कि ये सीखा कि काम को करना कैसे है, और एमबीए के दौर में ये सीखा कि इस काम को दिखाना कैसे है। क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है? देखिए, दिखाना तो एक अलग बात है, वो आप अपनी जगह नहीं को ठीक है, बट मेरा सिर्फ ये है कि आज की डेट में मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई टायर अप्रूव करता हूँ किसी कस्टमर का जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे, तो मैं ये भी सोच के चलता हूँ कि इससे मुझे बिजनेस से जो मैं इसको वैल्यू देने जो आपकी मैनेजमेंट स्टडीज का हाँ, तो वैल्यू एडिशन से क्या हो, तो बहुत ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे सोच। ये तो रही आपकी करियर के बारे में। अगर एक क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाए, झांसी में आप पैदा हुए, झांसी में बड़े बड़े, लेकिन क्या आप ये बताना चाहेंगे आपकी जिंदगी की झांसी की रानी के बारे में कुछ? बिल्कुल, मतलब यू आर आस्किंग फॉर मैं बेटर हाँ मेरी वाइफ के बारे में। देखिए, मेरी वाइफ जो है सना बनाने का तैयारी है और 2007 में मेरी मैरिज हुई। तो मेरी वाइफ जो है वो बिलोंग करती है वहाँ से 100 किलोमीटर आगे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में है। और झांसी के बारे में वो बता दें जिसको आइडिया नहीं तो वो ये मान के चलता है कि झांसी मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो बॉर्डर पे है। कायदे से तो वो कहना चाहिए था मध्य प्रदेश में ही आना चाहिए था, लेकिन वो यूपी में है। तो मेरी जो वाइफ की क्वालिफिकेशन है वो MSc बायोटेक एंड BEd है। शादी होने के बाद आप ये माने कि जो मेरी वाइफ का जो नेचर है वो इस तरह का नेचर है कि अगर मैं कभी किसी परेशानी में फंसता हूँ या मुझे कोई डिसीजन ऐसा करना है जब मुझे डरना है कि यार इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो मैं उससे डिस्कस करता और मुझे लगता है कि उससे डिस्कस करने के बाद जो मुझे सॉल्यूशन मिलता है फिर मुझे किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल मैं आज ही देता हूँ आपको। आज जब मैं निकला तो मैंने कहा यार कि जैसे आपने आज जीन्स पहन के रखी, तो मैंने कोशिश की कि आप शब्द आगे रसी चो। तो वाइफ में क्या आपने टाइटल देखा है कॉर्पोरेट खिचड़ी, तो कहते से ना आपको ब्लेजर पहन के जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उसने एक मेरे को सजेशन दिया। तो जब हमने ये कहा कि वही है आपकी जिंदगी की झांसी की रानी, तो वो बिल्कुल सही था। हाँ बिल्कुल, वो आपके सक्सेस में एक अच्छा श्रेय उनको भी जाता है। बिल्कुल। कैसे, एक तो पूरी फैमिली को भी देख रही है और कहीं ना और आपको भी। और हाँ, हमें मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने मेरा बर्डन तो कम किया है, क्योंकि वो देखो जॉब भी कर रही है तो वो बच्चों को भी मैनेज कर रही है। तो इतना बड़ा आज की डेट में योगदान करना अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आई एम लकी कि
तो मुझे आना भी कहते ऐसी बाइक की। वेरी वेल सेड तिवारी जी। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे पॉडकास्ट के सबसे मज़ेदार राउंड में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो तिवारी जी, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल यार। तो सबसे पहला सवाल, आपके कॉलेज के दोस्त आपको किस नाम से बुलाते थे और क्यों? इंजीनियरिंग के दौरान तो लोग जैसा आपने बोला कि नेताजी के नाम से, और मैनेजमेंट के दौरान लोग बाबा के नाम से बोलते थे। कि क्या मतलब, ये आप संत समाज से बाबा की बात कर रहे हैं या संजू बाबा की बात कर रहे हैं? देखिए, बाबा का ये रीज़न था कि हौसले में जब मैं रखा रहा तो हौसले में कुछ किस तरह के रूप रहते हैं आपको बताया, जो चूहेट होते हैं, जो बैक बाइटर्स होते हैं। ओ, तो आप नेता थे उनके क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं डंचेस होते हैं, पार्टी चार्टी करने का बिलीव करते हैं। वो जो 3-4 इस तरह के लोग थे वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे। तो जब वो पार्टी शार्टी करके आते थे तो उन्हें कहता है कि हॉस्टल में केवल एक ही बंदा होगा जिसके नाम म्यूज़िक सुन सकते हैं और फुल वॉल्यूम है, और किसी काम के लिए भी अलग रेडी हो कि नहीं यार ऐसी स्पेशलिटी से यंग है, तो मैं फटाफट कॉन्ट्रीब्यूट कर देता था बिना पूछे हुए कि जी आपने क्यों मांगी। तो इंस और कई बार जब उनकी कहीं कोई पर्टिकुलर इशू हो उसके लिए भी मैं खड़ा रहेगा, तो उनको लगता था यार बाबा ऐसे हमने भी हर चीज़ चाहिएगा। तो दोस्तों, ये नेताओं वाली जो कैपेसिटी है इनकी, ये कॉलेज के समय से है, ये अभी विकसित नहीं हुई है, शुरू से ही वैसे। आज भी मैनेजमेंट ग्रुप में लोग बाबा घड़ेगा। वेरी गुड। तो तिवारी जी, अगला रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन, एक ऐसा कलीग जिसे शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सका, देखिए अब बहुत सारे हैं, बहुत मुश्किल है इस बात को कहना, फिर भी कोई एक जो दिल के करीब हो। बोहित शाह, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। और अगर मैं कहूँ कि कॉर्पोरेट लाइफ को, अपने 16-17 साल के इस एक्सपीरियंस को आप एक शब्द में बयां करें, तो वो एक शब्द क्या होगा? वो एक शब्द है कि हर सीढ़ी पे आपको लन जाना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भी आगे क्या होगा, तो लन ही है अपने आप में। आपने इतनी अलग अलग जगह पे काम किया, आपके करियर की फेवरेट टेरिटरी? पंजाब को पहले भी बताया, रीजन भी बताया आप भी? रीजन भी बता, दिन वाले शाम वाले? तब 7 साल से बीच में सबसे अच्छी मेरे का जहाँ तो हु कम्स फर्स्ट, टीम और बॉस? थी। डिसीजन मेकिंग में योर इंस्टिंक्ट और लॉजिक? लॉजिकल होगा तो उसको रेट है। कॉर्पोरेट लाइफ या कॉलेज लाइफ? कॉर्पोरेट लाइफ। अगर आप अपने जूनियर्स को, द न्यू एज कमिंग को, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा एक मैसेज देना चाहें? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें, नेगेटिव थिंकिंग लाइन है, हार्ड वर्क ही सक्सेस है। आपने अलग अलग लोकेशंस पे काम किया, आपने बताया आपकी फेवरेट टेरिटरी क्या थी, आप बताएंगे ऐसा कोई फेवरेट आदमी जिसके साथ काम करके सबसे अच्छा थी? आप ही के साथ विशाल तनका। काफी लोग आपको देख के, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट यस सीरियसली, काफी लोग आपको देख के अरुण जेटली जी को याद करते हैं। तो क्या अरुण जेटली जी के साथ आपके कुछ पारिवारिक रिश्ते हैं या ये चेहरे की रिजेम्बलेंस ही है? चेहरे की रिजेम्बलेंस। कई बार एयरपोर्ट का भी लोगों ने बोला कि भी आपकी शक्ल अच्छी मिलती है। बाकी वैसे भी बताऊँ, 1-2 बार मैंने उनकी स्पीचेस देखी है तो मुझे लगता है बहुत समय की रात करते हैं वो तो आप भी करते हैं। रिजेम्बलेंस है, आप बस ये कैसे। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब आपको लोगों ने नेता समझ दिया हो? नहीं, वो स्कूल कॉलेज वाला नेता नहीं, सही में अरुण जेटली जी की तरह नेता समझ दिया हो कि जेटली जी जा रहे हैं, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? और एयरपोर्ट पे ही मैंने आपको बताया, अमृतसर एयरपोर्ट पे एक का जो सिक्योरिटी थी उन्होंने बोला कि भी आपकी शक्ल अरुण जेटली जी से मिलती। ऐसा नेता समझने वाली कोई बात हो, ताकि मैंने आपको रीज़न बताया है कि अगर कोई ऐसी बात आप बोल देते हैं जो और कोई नहीं बोल पाया और जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो उस तरह की स्टेटमेंट यूजुअली। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ? तो मैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और अगर मैं वीकनेस पूछूं तो? इसको सही शब्द में कहें तो मैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोले। हाँ भाई, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यस। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है जिसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है। क्या एक ही ऐसी चीज़ है जो आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लग रही है या कोई दूसरी भी है? देखिए, हर किसी के अंदर बहुत सारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वो दूसरी क्या है? क्योंकि एक तो फर्स्ट तो हमेशा टॉप ऑफ माइंड होती है। अब वो बताइए जो आप सोई के गुरेज के निकालोगे। थोड़ा सा ये है कि खाने पीने का मतलब मेरा सिस्टम ठीक नहीं है, वो मुझे लगता है कि उसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। वो मेरी, आप कह सकते हैं कि वीकनेस है। तो आपकी लाइफ में आपने अलग अलग लोगों के साथ काम किया, अलग अलग टीम में काम किया, आज तक के पूरे करियर में एक ऐसा आदमी आपकी टीम का
जिस पे आज कल कभी आने वाले समय में कभी भी ब्लाइंड फेट कर सकते हो? विक्रमजीत सिंह, रीजनल मैनेजर एक्साइड। ओ, दैट्स गुड। तो कॉर्पोरेट बोर्ड का एक ऐसा सीक्रेट बताइए जो कि हमारी ऑडियंस को लगे, एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा सीक्रेट जो शायद और किसी किताबों में और किसी पॉडकास्ट में मिलना। देखिए, इसका सीक्रेट बस एक ही है कि कॉर्पोरेट पे जब आप रहते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, तो बहुत सारी तरह की बातें होती है। तो अगर किसी ने कुछ कहा तो वो फिर आपके दिल में रहनी चाहिए, वो किसी और का नहीं रहना चाहिए। बस ये एक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी अच्छा मिले लेते जाइए, और अगर कुछ बुरा मिले वो भी लेते जाइए, समय के साथ हर चीज़ का जवाब दे। जो मिलता जाए वो लेते जाइए, जो आपको लगता है कि कहने लायक है वही कहिए, जो कहने लायक नहीं है वो वाकई। जिंदगी कोई जनरली हमेशा पूछा जाता है कि आप अपनी सफलता के बारे में बताइए, लेकिन सफलता तो आपकी पूछ कर खुद ही बोलती है। हम आपसे पूछेंगे अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा फेलियर बता के जो आज तक आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया हो। फेलियर तो देखिए, आप ऐसे तो फेलियर्स बहुत होते हैं, बट ये है कि जो फेलियर हो उससे आपको लर्न करने की ज़रूरत है, वो दोबारा रिपीट। तो सब जहन में याद रह जाने हैं वो फेलियर्स। मैनेजमेंट के दौरान जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं रिलायंस एनर्जी में यहाँ दिल्ली आया, तो उस फेलियर के दौरान बाकी लोगों को भी, जो लोग आगे व्यूअर्स होंगे उनको भी देखना चाहिए। उससे मैंने एक ही चीज़ सीखी कि लाइफ है ना, कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरा सिलेक्शन डल था, क्योंकि इंटरव्यू में केवल 2-3 लोगों को बुलाया गया था और मैं भी क्या। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपना प्रोजेक्ट कहाँ किया। तो वो प्रोजेक्ट मेरा मतलब इंजीनियरिंग में ऐसे ही था कि झांसी फर्जी दिना थी ऐसी। फर्जी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई खर्ची नहीं। और वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ का किसी ने कुछ मुझे सिखाया है, कुछ इस तरह का असाइनमेंट, कोई लर्निंग नहीं थी। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने उनको बोला कि सर वहाँ मैं गया जरूर था, लेकिन वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने फिर भी मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप बताएं किसके अंदर में आपने काम किया। तो मैं इतने ढंग से, मतलब आप समझिए, मैं 2-4 दिन जाने के बाद गया भी नहीं, जब मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने उनको बोला कि सर इसके बारे में बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। बट जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मेरे मुंह से कुछ और निकल गया कि शायद किसी सीनियर इंजीनियर के अंतर में किया होगा। तो मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे सीनियर इंजीनियरिंग एक्सियाँ, और इंटरव्यू मेरा वही, जबकि मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो मेरा सिर्फ सभी से ये कहना है कि लाइफ में जो सच हो वही करो, सच को आपको याद रखने की ज़रूरत है, गलत कमी होती। तो वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर था, आप ले सकती, जिसकी वजह से मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पर लॉस की। बहुत ही अच्छा, आपने हमारे रैपिड फायर के सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया। तो तिवारी जी, आपने अपने अनुभव बताए, अपने एक्सपीरियंस बताए, उपलब्धियां बताई, फेलियर्स बताए। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, ये था हमारा कॉर्पोरेट खिचड़ी का स्पेशल तड़का विद विवेक तिवारी, जिन्हें हम जानते हैं एक तिवारी सब पे भारी, अब की बारी विवेक तिवारी। तो इस खास एपिसोड के लिए आज हमने इनको बुलाया था, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि आप भी अपने आइडियाज़, अपने जायके, अपने खिचड़ी की खुशबू हमारे तक लाएं और हमें बताएं और क्या क्या देखना चाहेंगे आप कॉर्पोरेट खिचड़ी में। और इस सीट पे तिवारी जी के बाद अब आप और कौन कौन से गेस्ट को देखना चाहेंगे। थैंक यू तिवारी जी वंस अगेन।